नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चैनल में। यहाँ पढ़ाई होगी, मज़ेदार, सीखना होगा आसान और हर रोज़ होगा एक नया एडवेंचर। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी एक और रोमांचक क्लास। तो ये जो क्लास है हमारी, ये आपकी रिकॉर्डिंग में जाएगी, ठीक है? ये लाइव नहीं है। ये हमारा लेक्चर 5 है और चैप्टर हमारा सेम, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे, मेन जो हम पे पोर्शन है वो है 2 चीज़ें। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हमारे पास में जो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो 2 हैं। पहला हमारा है रेनबो। रेनबो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब कुछ। और दूसरा हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। ये 2 टॉपिक हमारे मेन आज कवर होंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है? पहला हम पे रेनबो है, दूसरा हमारे पास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हमारे पास में, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए लेक्चर को, ठीक है? तो भाई पहला सवाल हमारे पास में आता है कि रेनबो हमने देखा तो बहुत है, लेकिन रेनबो होता क्या है? इंद्रधनुष जो है वो है क्या चीज, ठीक है? तो बेसिकली है क्या कि देखो, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा बैकग्राउंड में रेनबो। देखा होगा आपने कभी ना कभी अपने आसपास, जब भी बारिश हुई उसके बाद आपने रेनबो जरूर देखा होगा हमेशा, या फिर मूवीज में देखा होगा, कार्टून में देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा आपने रेनबो। रेनबो होता कि बेसिकली रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, सिंपल। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रिज्म में क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट जो होती है वो पास होती है तो वो एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेडी करता है, राइट? तो जो रेनबो है वो एक टाइप का नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ये यहाँ यहाँ पे हम खुद से पास नहीं कर लाइट को, ये नेचुरली हो रहा है अपने आप ही। सनलाइट दैट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर रेन शावर्स। होता कब है ये? जब बारिश होती है तब, उसके बाद हमें ये रेनबो देखने मिलता है, ठीक है? A rainbow is always observed in the direction opposite to the sun. हमेशा रेनबो हमें उस दिशा में मिलेगा जिस तरफ सन नहीं है, उसके ऑपोजिट। रीजन क्या होता है? क्योंकि जो सनलाइट होती है वही जो होती है रेनबो फॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान देती है। और वो तब होगा जब सन उसके ऑपोजिट है, तभी लाइट आएगी, उसका डिस्पर्जन होगा, नेचुरल स्पेक्ट्रम बनेगा और हमें रेनबो दिखाई देगा। हिंदी में इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देगा। ध्यान देना, हमेशा कहाँ दिखाई देगा? सूर्य की विपरीत दिशा में, जिस तरफ सूर्य है उसके ऑपोजिट। अब फॉर्मेशन कैसे होता है रेनबो का, समझ लिया। रेनबो क्या होता है? रेनबो क्या होता है बेसिकली? रेनबो जो है वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। वो सनलाइट से 7 रंग उसके बटते हैं और ये सब कुछ कैसे होता है? नेचुरली होता है, ठीक है? होता कब है? जब बारिश होती है तब। होता कहाँ है? सन के ऑपोजिट। मालूम पड़ गया क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है? हाँ, कैसे वाले पे थोड़ा फोकस करते हैं कि फॉर्मेशन जो होता है रेनबो का वो कैसे होता है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो होता क्या, देखो, आफ्टर रेन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। बारिश के बाद भी क्या होता है कि बारिश की कुछ बूंदें आकाश में रह जाती है, एयर में रह जाती है, ठीक है? दीज वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल ग्लास प्रिज्म। और यही छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स है ये प्रिज्म की तरह दिखती है, मतलब काम करती है उनकी तरह, ठीक है तो ये वाटर ड्रॉपलेट, लेकिन ये काम कैसे करेंगे? ग्लास प्रिज्म की तरह। और अगर ये ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेंगे तो क्या ये भी प्रिज्म की तरह डिस्पर्जन करेंगे? हाँ, तभी तो रेनबो बन रहा है। तो होता क्या है कि जो छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं, ये ग्लास प्रिज्म की तरह काम करती हैं। वर्षा के बाद वायु में छोटी छोटी जल की बूंद निलंबित रहती है। ये जल की बूंदें कांच के छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। अब इसके अंदर में हमारे पास में होता क्या है, देखो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा साफ साफ। देखो सूर्य इस तरफ है ऑपोजिट, सूर्य की लाइट आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हो गया, लाइट बढ़ गई, और यही हमें रेनबो की तरह दिखाई देता है हमारी आंख। दिख रहा है? लाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, फिर क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और हमें दिखाई दी लाइट। अभी तुम देखोगे इसको प्रोसेस को पूरा अच्छे से। पहले समझ लो इतना कि फॉर्मेशन होता कैसे है। जब बारिश होती है उसके बाद में बारिश की कुछ बूंदें आकाश में रह जाती हैं और वही बूंदें जो होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है, तब फॉर्मेशन होता है। सिंपल। आगे, अब यहीं पर व्हेन सनलाइट एंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट, अब देखो पूरा समझते हैं। हुआ क्या
जब सनलाइट जो है उसने एक बूंद में वो घुसी, ठीक है, इट रिफ्रैक्ट्स एंड डिस्पर्सेस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। देखो ध्यान से, सनलाइट आई, जैसे ही ड्रॉपलेट में घुसी, पहला क्या हुआ यहाँ पर, पहले ये रिफ्रैक्ट हुई, क्या हुई, रिफ्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे हुई अपवर्तन। क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, ठीक है। अपवर्तन होने के तुरंत बाद ही क्या हो गया, लाइट जो हुई वो 7 रंगों में बट गई, तो इसे क्या बोलेंगे हम, विक्षेपण यानी डिस्पर्जन। क्या हुआ गया, अब विक्षेपण हो गया, डिस्पर्जन हो गया, ठीक है। तो पहले ये दो चीजें हुई, देखो, when sunlight enters a water droplet it refracts and disperses into constituent colors. The dispersed light undergoes total internal reflection inside the droplet. On coming out of the droplet the light refracts again. देखो, जब ये रिफ्रैक्ट हुई फिर ये डिस्पर्स हुई 7 रंगों में, 7 रंगों में डिस्पर्स होने के बाद में जब ये इस कोने में आई, तो हुआ क्या कि जो इनका इंसिडेंट रे था, जो ये हमारी 7 बैंड आई, इन सब का जो एंगल था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था। हमने पढ़ा लास्ट टाइम में, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण, उससे ज्यादा एंगल था। उसके होने के कारण क्या हुआ कि ये इधर न जाकर वापस से सेम मीडियम में क्या हुई, इस वापस से रिफ्रैक्ट, बोलेंगे हम रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा है कि क्या होता है भाई, वो कि जब कोई भी रे जो है वो डेंसर मीडियम से जा रही है रेयर मीडियम में, ये मीडियम डेंस है वाटर, बाहर रेयर मीडियम है, उस तरफ जा रही है, और अगर उनका जो आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो वो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वैसा हुआ और वो वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। इसे बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और ये होने के बाद क्या हुआ, बूंद से निकलते टाइम भी यहां पर भी वापस से क्या हुआ, इनका एक और बार अपवर्तन हो गया। वापस से जब ये रे निकल रही तो वापस से एयर में ही तो थोड़ी सी अपवर्तित हो गई। देखो यहाँ पे 3 चीजें हुई। पहला क्या हुआ, सनलाइट ने एंटर किया वाटर ड्रॉपलेट में, पहले वो रिफ्रैक्ट, फिर वो डिस्पर्स हुई, और फिर उनका क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वापस से रिफ्रैक्ट हुई। टोटल 4 चीजें हुई हैं, बट मेजरली क्या हुआ, देखो, जब सूर्य का प्रकाश जल बूंद में प्रवेश करता है, प्रकाश अपवर्तित होकर अपने घटक रंगों में विक्षेपित हो जाता है। अपवर्तित हुआ और अपने रंगों में क्या होगा, विक्षेपित, दो चीजें हो गई। फिर विक्षेपित प्रकाश जल बूंद के भीतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इससे होने के बाद वापस से बूंद बाहर निकलते समय प्रकाश का पुनः अपवर्तन, अपवर्तित होता है, सिंपल। ठीक है, इस प्रकार स्पेक्ट्रम के 7 रंग प्रेक्षक की आंख तक पहुंचता और इंद्रधनुष दिखाई देता है। सनलाइट आई, सूर्य का प्रकाश आया, पहले हुआ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, फिर हुआ विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन होने के बाद वो इस कोने में लग के वापस से क्या होगा, कुल आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वापस से जब बूंद से बाहर निकल रही है तो वापस से क्या हुआ, उसके अंदर में अपवर्तन हुआ, और तब जाके वो तुम्हें तुम्हारी आंखों में दिखाई देगी, और तब तुम्हें दिखाई देगा एक रेनबो जिसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में रेनबो। अब देखो इसके अंदर मेजरली हमारे पास में कौन कौन से फेनोमेना इन्वॉल्व थे रेनबो फॉर्मेशन के अंदर में। इन धनुष के निर्माण में सम्मिलित घटनाएं, 3 घटनाएं थी मुख्यतः, रिफ्रैक्शन प्रकाश का अपवर्तन, डिस्पर्जन यानी कि प्रकाश का विक्षेपण, और तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन ध्यान ना, रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ है, जब एंटर हुई तब भी, जब बाहर गई तब भी। तो ये कितने बार हुआ है, ये 2 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, और ये भी 1 बार हुआ है। ठीक है, ये 3 मेन चीजें हुई हैं जो कि उसमें हुई है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में ये टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो होता क्या है, बेसिकली क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में ना, एयर के अंदर में और लेयर के अंदर में, अर्थ में जो लेयर होती है, तुमने पढ़ा होगा जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, पढ़ा है ये सब। तो इन सब लेयर्स के अंदर में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पे डेंस होंगे या फिर रेयर होंगे, उसके हिसाब से डेंसिटीज भी क्या होंगी, अलग होंगी। अगर डेंसिटीज अलग होंगी तो हर एक लेयर जो है वो एक अलग मीडियम की तरह ही काम करता है। ठीक है, और उसके वजह से होने के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर में भी जब लाइट आती है
तो उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि वो बेंड होती है या फिर कम होती है। इसे ही बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। जब अपवर्तन हो रहा है लेकिन वायुमंडल के कारण हो रहा है, तब उसे बोलेंगे हम वायुमंडलीय अपवर्तन। अब होता क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by different layers of the earth's atmosphere having different densities। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है कि रिफ्रैक्शन ही है भाई, कुछ अलग चीज नहीं, कुछ बाहर से नहीं है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, caused by the different layers of the earth, मतलब कि अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के वजह से हो रहा है, क्योंकि उन सब की डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डेंसिटीज है। उन सब के जो डेंसिटीज है वो क्या है, अलग अलग है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। वायुमंडलीय अपवर्तन वह घटना है जिसमें पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये घटना है जिसके अंदर में रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन ही हो रहा है। बस हो क्यों रहा है, क्योंकि वो वायुमंडल की वजह से हो रहा है, तभी उसे बोला गया वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसी की वजह से हमें हमारे आसपास में काफी सारे अलग अलग फेनोमेना देखने मिलते हैं, जो कि हम समझ पाएंगे कि इसी की वजह से हो रहे हैं। उनमें से कुछ फेनोमेना हमने लिखे हुए, बेसिक एग्जांपल देख लो तुम। ये हमारे पास में कुछ वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव या फिर इफेक्ट्स जो हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, वो क्या है, ये 4 बेसिक इफेक्ट्स हैं, देख लो। apparent flickering of the object seen over a hot surface of fire। अगर तुम किसी गरम चीज के आर, जैसे मान लो कि तुमने एक किया, क्या तुमने एक कुकर या फिर कुछ भी तुम बर्तन लो, उसमें तुम पानी डालो और तुम गैस ऑन कर दो, ठीक है, उसे उबलने दो, उसमें भाप निकलेगी। तुम भाप के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है, तुम्हें क्या हो, तुम्हें ना वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो हल्का हल्का तुम्हें फ्लिकर करता हुआ दिखाई देगा। रीजन ये है कि जो हॉट एयर निकल रही है, उसके अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी चेंज हो गई, तो वाटर भी है, राइट। और आगे पीछे जो एयर है उसकी डेंसिटी अलग है, तो जो हमारी आंखों में से लाइट जा रही है वो भी रिफ्रैक्ट हो रही है। इसकी वजह से हमें पीछे का ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लिकर करता हुआ दिखाई देगा, हल्का फुल्का। ये स्टार्स नियर द हॉरिजॉन अपीयर स्लाइटली हायर। जो हमारे बहुत ही पास होते हैं स्टार्स, वो भी काफी ऊपर दिखाई देते हैं। ये पढ़ेंगे हम, जैसे कि ये स्टार है, जब इसकी लाइट आती है ना हमारे पास में, तो ये लाइट जो होती है बेंड होते 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 ये यहाँ पे आती है, तो हमें लगता है कि वो यहाँ पर है, लेकिन वो होता कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये भी अभी जब आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सनराइज होने से पहले भी हमें सन दिख जाता है, और सनसेट होने के बाद तक हमें सन दिख रहा होता है। ये होता है, ये भी होता है क्योंकि हॉरिजन के अंदर में जब उनकी लाइट आती है तो वैसे बेंड होके आती है, तो हमें लगता कुछ और है, वो होते कहीं और है। ये कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स का चमकना भी यही है भाई, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसमें सवाल भी आता है कि तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं चमकते, ये भी समझेंगे अभी आगे जाकर। आग या गर्म सतह के पीछे रखी वस्तुओं को झिलमिलाना, पता है। क्षितिज के पास तारे वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना, बताया भी। अग्रिम सूर्योदय या फिर विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण होता है, तारों का टिमटिमाना। इन सभी चीजों के पीछे में वायुमंडलीय अपवर्तन ही जुड़ा हुआ है, और इन सभी के ऊपर में एग्जाम में सवाल भी पूछा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इन सभी के सभी केस को हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी के सभी केस लेके आएंगे और उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी था, हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसके इफेक्ट, रेनबो, रेनबो में रेनबो क्या होता है, कहाँ बनता है, कब बनता है, और कैसे बनता है। ये भी समझ लिया कैसे बनता है। 3 प्रोसेस है, पहला रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ गए। तो चलिए इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स। ओके, मिलते हैं, ध्यान रखिए।